हो गया वैसे तो मेरे ख्याल से पर्याप्त पर्याप्त है। तो ये क्यों यहाँ पर आए हैं, तो मैं एक दो प्रश्न इनसे कर लेता हूँ जी जी कि चूंकि यहाँ पर नियम किया गया है आपको शिविर में भाग लेना है, ऐसे कौन से हैं वो हाथ खड़ा करो। तो ये इसलिए आए हैं कि चूंकि सबको हमने अनिवार्य कर दिया इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं ये। और कोई है ऐसे उधर भी? चलो लेकिन आप रुचि लेंगे तो ये बहुत रुचि का विषय है, बहुत अच्छा लगने वाला विषय है। और ज्ञान से जो आनंद आता है, ज्ञान में जो आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, वो सुख को और आनंद को भी प्राप्त करते हैं इससे। बिल्कुल। इसमें जितने भी विषय हैं, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था ताकि ये हो जाए कि हम जो कुछ भी पढ़ाने जा रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं या कुछ हमें कुछ और भी जोड़ना है। तो ऋतुचर्या इसमें शामिल है। गणित इसमें आपको बहुत आनंद आने वाला है क्योंकि भारतीय गणित बहुत क्लिष्ट है, उतनी सरल नहीं है और कुछ ऐसी रोचक जानकारियां भी आपको मिलेंगी। पाश्चात्य जगत ने गणित की बहुत सारी चीज़ें हमसे भी सीखी हैं, अंक भी उसमें से एक है। अदरवाइज रोमन गणित में कोई 2 को ऐसे लिखे और इसको 3 से गुणा करे और उसके बाद लिखे कि 6 ऐसे आया, तो इसको कोई समझा नहीं सकता कि ये 6 कैसे आया है। लेकिन अगर आप अंक गणित में लिखेंगे 2 गुणा 3 बराबर 6 लिखेंगे तो आपको वो शायद नेट स्लो चल रहा है, वो थोड़ा सा वहां पर आने में टाइम लेगा। अब आ गया। अगर रोमन गणित में 2 गुणा या 3 ऐसे लिखा हो और फिर बराबर 6 लिखा हो तो समझ में नहीं आएगा कि ये 6 कैसे आया। लेकिन भारतीय अंकों में ऐसा क्यों लिखा जाता है और कैसे आता है, ये अंक कैसे बने या गणित कैसे है, फलित और सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस ज्योतिष की कक्षा को फलित के विरोध में सीखने के उद्देश्य से ना सीखा जाए। आपको फलित की बहुत सारी जो उसका जो ढोंग है, जो पाखंड है, वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके उद्देश्य को मत रखिए। ज्योतिष सीखिए, ऋतुचर्या के लिए सीखिए, गणित के लिए सीखिए, पंचांग के लिए सीखिए। गणित के लिए तो ये इतना अभिभूत करने वाला विषय है कि आइजैक न्यूटन ने जब ज्योतिष सीख लिया तो उन्होंने कहा कि गॉड मस्ट बी अ मैथमेटिशियन। इतनी गणितीय रूप से पुष्ट सृष्टि का निर्माण किया है कि सब कुछ इतना गणितीय है कि उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो अवश्य ही कोई गणितज्ञ रहा होगा। तो आपको भी ऐसी चीजें पढ़ के सुन करके आनंद आएगा और मुझे लगता है कि जितने भी इसमें विषय हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में जरूर शामिल हैं। अभी तक ऐसा कोई विषय नहीं आया जो हमारे पाठ्यक्रम में ना हो। एक चीज सिर्फ इसमें जो हमारी तरफ से एक्स्ट्रा है वो है, थोड़े से हम प्रायोगिक रूप से करना चाहेंगे। जैसे 21 जून को दक्षिणायन है, तो 21 जून के दिन चूंकि आपका लंच टाइम भी 12 बजे है और दक्षिणायन भी 12 बजे के आसपास ही घटित हो रहा है, 14:44 बजे है, तो 12 बजे ही हमने उसका प्रयोग करना है। तो उस दिन के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रायोगिक रूप से आप ये देखें कि उस दिन सूर्य कर्क राशि में जा रहा है, उसका भोगांश 90 अंश आ रहा है, वो हम गणित करके देखें, नापें उस चीज को। तो प्रयोग करने से क्या है कि विश्वास बढ़ता है जी। और एक जो ग्रहों और नक्षत्रों का दर्शन है, क्योंकि देखिए कहने को तो बहुत आसान है कि कृतिका नक्षत्र में सूर्य होता है, ऐसा होता है, लेकिन जिस दिन आप कृतिका नक्षत्र को देख लेंगे सचमुच में, तो आपको उसे देख के बहुत सुंदर लगेगा कि अच्छा ऐसा होता है, ये ऐसा दिखता है। या कोई और नक्षत्र, जैसे कृतिका तो आजकल दिखाई नहीं देगा, बट जो भी नक्षत्र दिखाई दे रहे होंगे तो उन्हें देख करके आपको आनंद आए, एक ऐसी जिज्ञासा जगेगी कि आपके मन में एक उत्साह आएगा कि नहीं देखना है, इसे करना है कि ये कैसा दिखता है। तो वो चीज जरूर, 2 चीजें हमने इसमें पाठ्यक्रम में है जी। तो उसकी तो आप चिंता मत कीजिए, भोजन तो बाद में कर लेंगे 12 बजे के। तो वो कोई वो दिनचर्या तो हमारे लिए अपने लिए है। तो और जब हम ज्योतिष के शिविर की तिथियों को तय कर रहे थे तो उस समय भी आचार्य जी का यही कहना था, दार्शनिक जी का, कि 21 जून बीच में आना चाहिए। हम तारीखें थोड़ी इधर उधर कर रहे थे, फिर बाद में कितना परिवर्तन के बाद फिर ये तय किया कि अच्छा सब सामंजस्य हो जाएगा अन्य शिविरों का, तो 21 जून बीच में आना चाहिए, ये उनका विशेष आग्रह था। और वो प्रायोगिक हम देखेंगे, भोजन आधा 1 घंटे बाद में करेंगे, वो कोई चिंता की बात नहीं है। उस दिन करके देखेंगे। उस दिन जब आप नापोगे और नाप करके देखोगे कि सचमुच सूर्य जो है 90 अंश पर है, तो उस दिन के बाद से किसी भी पंचांग में अगर 21 जून को लिखा हुआ है 103 डिग्री,
या 67 डिग्रीज, तो आप उस चीज को सिरे से नकार दोगे कि ये गलत लिखा है, क्योंकि आपने करके देखा है कि 21 जून को सूर्य 90 अंश पर है। हाँ, अभी बाहर का दिखा लेते हैं, अगर हाँ, देख तारे लेते दिख रहे हैं तो हम ऊपर चलते हैं, नहीं तो यहीं कुछ प्रश्न आदि कर लेंगे, तब तक वो देख के आ रहे हैं। पूछिए। पहले 1 मिनट रुकिए, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पूछा है उनमें से कोई हो, पहला प्रश्न हो तो वो पहले हाथ खड़ा कर लेंगे, नहीं तो आवृत्ति आपको पूछना, इनको दीजिए। जो सुबह गुरु ग्रह के बारे में बताया था कि गुरु ग्रह की भ्रमण गति के अनुसार से 60 संवत्सर बनते हैं, लेकिन गुरु ग्रह तो लगभग 11 वर्षों में अपना भ्रमण चक्र पूरा कर लेता है, तो उस हिसाब से, और हमारी राशि 12 होती हैं, तो लगभग एक राशि में 1 साल में वो पहुंचता है, तो 11 संवत्सर बनने चाहिए। वो बृहस्पति के एक वर्ष में एक भगण होता है, 12 राशियों को पूरा करने में उसे लगभग 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति की जो दैनिक गति है वो लगभग 5 विकला की होती है, इस हिसाब से उसे 12 वर्ष ही लगते हैं, 12 वर्ष से थोड़े से कम दिन। एक चक्कर बृहस्पति का होता है 361 दिन का एक्चुअली में, लेकिन वो पूरी व्यवस्था जब बृहस्पति संवत्सरों पर आएंगे, जहां आपको गणना करके ये बताएंगे कि इस समय नल संवत्सर ही क्यों है, प्रभव संवत्सर क्यों नहीं है, तो वो जिस समय उसकी गणना करेंगे ना, उस समय आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये 60 क्यों है और किस क्रम से आते हैं। कभी कभी प्लुत भी होता है इसमें, कोई एक संवत्सर मिस भी हो जाता है और उसका कारण क्या है, वो सारी चीजें उस समय आएंगी, लेकिन हाँ वो होते 60 ही हैं। और बृहस्पति को 12 राशियां पार करने में 12 वर्ष ही लगते हैं, लगभग 12 वर्ष, 11 नहीं है। ठीक है। ठीक है, और कोई जिन्होंने अभी तक नहीं पूछा है वो पूछना चाहते हैं? हाँ, हाँ, प्रदीप जी को दो, और एक इनको दे दो, इनको आगे दे दो। ओ हाँ, आचार्य जी, आपसे एक बार शंका समाधान में सुना था कि चंद्रमा 16 कला में पूरा होता है, 16 कला होती हैं उसकी, 16 भाग होते हैं। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो वो 15 दिन में पूरा हो जाता है। जब तिथियां 15 हो, एक्चुअली इसकी ना बैटरी खत्म हो गई, नहीं तो मैं आपको बताता। जब अमावस्या हो रही है ना और प्रतिपदा, तो ये एक ड्यूरेशन है, सूर्य चंद्रमा और सूर्य की स्थिति ये है ना, तो इसमें जो जीरो है ये भी तो एक कला है चंद्रमा की, और जो प्रतिपदा है वो दूसरी कला है। जब अमावस्या के दिन चंद्रमा आपको नहीं दिख रहा है, उसकी कला शून्य है, और पूर्णिमा के दिन जिस दिन चंद्रमा पूर्ण हो गया है उस दिन वो 16वीं कला है। ये 16 कलाएं हैं, तभी तो उनके बीच के जो दिन है वो 15 है। नहीं, अगर ये 3 की संख्याएं है ना, इन 3 की संख्याओं के बीच में गैप कितने हैं? 2। ये पहली कला है, ये दूसरी कला है, ये तीसरी कला है, लेकिन तिथियां कितनी हुई बीच में? पहली और दूसरी कला के बीच में 1 तिथि, दूसरी और तीसरी कला के बीच में 2 तिथि। अगर 3 कलाएं हैं तो 2 तिथियां बनती हैं, अगर 4 कलाएं होंगी तो 3 तिथियां बनेंगी, 3 गैप होंगे। तो चंद्रमा के 16 कलाएं होती हैं, इसीलिए उनके बीच में जो 15 ड्यूरेशंस आए वो 15 तिथियां हैं। तिथि 15 होती है, कलाएं 16 होती हैं, एक कला उसमें शून्य है, एक कला उसमें 15 या पूर्णिमा वाली है। देखिए वो तो स्पष्ट हो गया ना, प्रतिपदा से। आचार्य जी, आप भी कुछ देखो, प्रकाश- अमावस्या और पूर्णिमा, वैसे तो 15 कलाएं हो गई ना, 15 तो आप मान ही रहे ना, वो 15 कलाएं तो मान ही रहे ना। हाँ, तो उसमें पूर्णिमा ली है या नहीं ली है? 15 में ली है जी। पूर्णिमा ली है, एक अमावस्या को और जोड़ दो। अमावस्या को जो शून्य है वो भी एक कला है। वो भी एक कला हो गई। कला का मतलब वो दिख रहा है ऐसा ही नहीं, वो नहीं दिख रहा है, वो भी उसकी एक स्थिति है। तो वो उत्तर यही दे रहे हैं, 15 तो है ही, एक अमावस्या को भी जोड़ लीजिए तो 16 हो जाएंगी। अमावस्या तो आचार्य जी उसमें आ गई ना, कृष्ण पक्ष के, तो है तो चंद्रमा की ही ना। नहीं तो फिर उसको वहां से वो वहां पे 14 बच जाएंगे। देखो, ये तर्क वितर्क मत करो अभी, जो उत्तर दिया जा रहा है ये क्यों, उत्तर अभी समझ लो बस इतना। कलाएं बीच की 14 हो गई, पहले तो एक अमावस्या हो गई और एक पूर्णिमा हो गई, 14 और 2 16 हो गई। चंद्रमा की ये 16 स्थितियां हैं, वही बता रहे हैं बस। चंद्रमा की कलाएं 16 हैं, महीने में 30 कलाएं होती हैं, ऐसा थोड़ी कहा किसी ने।
महीने में तिथियां 30 होती हैं, चंद्रमा की कलाएं 16 है, शुक्ल पक्ष में भी और कृष्ण पक्ष में। तो अभी बादल हैं वैसे, बहुत कम दिख रहा है, तो चलना है या नहीं चलना है? चंद्रमा तो सुबह दिखेगा वैसे। हाँ, चंद्रमा आप तो इनको वैसे चंद्रमा का थोड़ा बता दें तो ये सुबह उठ के देखेंगे ना, तो ये कौन सा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो सुबह इनको चंद्रमा दिखेगा। सुबह आपको जब चंद्रमा का वो हिस्सा जो सूर्य की तरफ को होता है वो प्रकाशित होता है, तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पश्चिम की तरफ का हिस्सा सामान्यतया प्रकाशित होता है, और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का पूरब की तरफ। ये अभी मैं सिर्फ सैद्धांतिक रूप से बता रहा हूं, एक्चुअली में ये कैसे करके बनता है ये आगे की कक्षाओं में आएगा। देखिए, पंचांग के जो भी तथ्य हैं, चाहे गते है, चाहे तिथि है, चाहे पक्ष है, चाहे ऋतु है, चाहे ये चीजें हैं, ये सारी चीजें कागज में जो कुछ भी लिखा है वो एक्चुअली में जो आसमान में लिखा हुआ है वही चीज लिखी हुई है। अगर आसमान में लिखा हुआ और कागज में लिखा हुआ अलग अलग है तो फिर कागज में जो लिखा है वो गलत है, आसमान गलत नहीं है। तो अगर आपको पहचानना आ जाएगा और अभ्यास में आ जाएगा तो आप चंद्रमा को देख करके भी ये बता सकते हो कि आज कौन सा पक्ष है, कौन सी तिथि है, और उसको जो कागज में लिखा है उससे चेक कर सकते हो। ऐसे ही जब हम छायार्क साधन से 21 जून को देखेंगे तो वो तो 21 जून दक्षिणायन का दिन है इसलिए विशिष्ट है। आप किसी भी दिन छाया से ये नाप सकते हो कि सूर्य आज किस राशि में है या किस अंश पर है, तो आप गते भी निकाल सकते हो, महीना भी निकाल सकते हो, ऋतु भी निर्धारित कर सकते हो कि छायार्क साधन से ही। तो वो चीजें आपको सारी की सारी सीखने में आएंगी, अपने अपने क्रम से आएंगी सारी चीजें। जी, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अभी जो आप चंद्रमा को देखना प्रारंभ कर दीजिए कल से, अभी तो दिखेगा नहीं आपको। इसमें आप देखिए कि चंद्रोदय और चंद्रास्त, हमारे जो आज के दिन है, कल का दिन है, आपको वहाँ समय दिखेगा। आप जब सुबह उठेंगे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे आपको चंद्रमा दिखाई देगा। तो आपका ये कहना है कि चंद्रमा का प्रकाशित भाग यदि पूर्व की तरफ है, मान लीजिए हम यूं बैठे हैं, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है, तो और चंद्रमा हमारे को ऊपर दिखाई दे रहा है, तो उसका इधर का भाग वो प्रकाशित होगा और दूसरी भाग पश्चिम वाला भाग कटा हुआ होगा। तो वो आप प्रत्यक्ष देखेंगे और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सा इधर से पश्चिम की तरफ का कटता जाएगा, लेकिन पूर्व वाला भाग प्रकाशित ही रहेगा। वो जो घेरा है गोलाई वो कटेगी नहीं, दिखेगी। एक तो ये आप प्रतिदिन देखिए अभी शिविर के समय में, कि दूसरा ये देखिए कि कोई एक निश्चित समय देखिए आप 4, 4:30, 5 जब आपको अनुकूलता है, वो किस जगह पे है, कितनी तिरछाई पे है, कल कितना था, फिर परसों देखना कि वो उसी जगह पे है या थोड़ा सा इधर हो गया है, फिर अगले दिन देखना वो वहीं है या थोड़ा उतना है। उतनी ही बजे देखिए, एक ही बजे, 4, 5, 6 बजे तक भी आपको खूब अच्छी तरह कितने बजे दिखेगा। आप अपना समय फिक्स कर लीजिए, 5:15 पे चंद्रमा को देखना है कि वो कहाँ दिख रहा है, और उसको थोड़ा सा याद रखना है कि आज हमको यहाँ दिखा है, तो कल जब आप देखेंगे तो 5:15 पे तुलना कर सकेंगे कि चंद्रमा, अच्छा आप 2-3 दिन देखेंगे तो आप चंद्रमा का पथ भी अंकित कर सकेंगे आसमान में कि चंद्रमा इस रास्ते पर चल रहा है। वो 2-3 चीजें करके देखिएगा। एक चीज ये करके देखिएगा कि सुबह उठ करके जो भी टाइम आप निश्चित करें, किसी एक तारे को पकड़ करके पहचान करके उसको निश्चित कीजिए कि मुझे रोज यही तारा देखना है। आप देखेंगे कि अगले दिन जब आप ठीक उसी समय वो तारा देखेंगे तो तारा उतने बजे वहां नहीं दिखाई देगा आपको जहां कल दिखाई दिया था, वो थोड़ा सा अलग दिखाई देगा या कुछ समय बाद उस स्थिति में आएगा। वो 2-3 चीजें आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा करने से। बाकी रात्रि में जब दिखाएंगे वो पहचान करवाएंगे, उसके अनुसार फिर और अच्छी तरह देख सकेंगे, लेकिन आप इस अंतर को देख सकते हैं। और ये जो सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय, चंद्रास्त है, ये दिल्ली के अनुसार है। आप उस समय को हमारी घड़ी से देखेंगे तो उसमें अंतर दिखाई देगा। कितने मिनट का अंतर है यहाँ का? यहाँ पे मेरे ख्याल में आजकल शायद 17-18 मिनट का अंतर है। 17-18 मिनट का बाद में है जी, बाद में है, हाँ प्लस है, मतलब दिल्ली में जोड़ना है, दिल्ली में जोड़ना है, दिल्ली के हाँ। समय में जोड़ना मतलब है। दिल्ली, यहाँ जो सूर्योदय सूर्यास्त लिखा है इस पंचांग में, उसमें आपको 17-18 मिनट जोड़ेंगे। एग्जैक्टली मैं आपको कल बता दूंगा कि यहाँ का कितना करेक्शन है लेकिन इस महीने के लिए। अंतर है, वो संशोधन करके तो आपको वैसा ही उसी समय उगता हुआ और अस्त होता हुआ वो दिखाई दिखेगा। वो अंतर आप अनुभव कर सकते हैं उसमें। हाँ ठीक है।
प्रश्न करना है, ओम। बोलना है, हैं? 39 मिनट कहाँ से? दिल्ली से 39 मिनट इसमें का? दिया हुआ है, हाँ तो इसमें दिया हुआ है तो ठीक है। यही होगा फिर। तो 39 मिनट का अंतर है। ये सब गणनाएं धीरे धीरे बताएंगे। अब इसको लेके कुछ कठिन मत अनुभव कीजिए, सब बताएंगे। यहाँ लिखा हुआ है, हमारे को वो सब गणित करना आ जाएगा कि कैसे हम जहां है वहां का सूर्योदय सूर्यास्त निकालेंगे। ये एक मुख्य विषय है वो पूरा। आएगा। चंद्रोदय चंद्रास्त हमें अपनी जगह का निकालना है, वो कैसे निकालते हैं वो सब चीजें आगे आएंगी, गणित से भी और वैसे भी कुछ जो परिक्रमा आदि की रेखाएं हैं उसके अनुसार से वो बताएंगे, वो हो जाएगा। ठीक है, हाँ आप पूछिए। ओम। जो 60 संवत्सर हैं, इनके नामकरण का आधार वैदिक है, पौराणिक है, या कोई अन्य ज्योतिष का ग्रंथ है? वैदिक तो नहीं है, मतलब वेद में नहीं है, लेकिन हाँ ब्राह्मण ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है, वेदांग ज्योतिष में भी इनका उल्लेख मिलता है। और ये क्या है कि वेदांग ज्योतिष में 5 वर्ष का एक युग है, इनकी 12 आवृत्तियां मिलकर 60 वर्ष का एक महायुग बनता है। वो उनके समय की अपनी गणना है। 60 वर्ष का युग हमें मिलता है, लेकिन ये जो नाम रखे गए हैं ये नाम बाद में रखे गए, ये सिद्धांत ज्योतिष काल के नाम है, मतलब वैदिक काल के नाम नहीं है। उस समय सिर्फ इनकी अभिज्ञा है, 60 वर्षों का युग है, लेकिन जो नाम हमें आज मिलते हैं, प्रभवादि जो नाम मिलते हैं, ये बाद के नाम है। ठीक है, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। हमने जो पंचांग देखा था वो आप चाहे निकाल लीजिए, उसमें एक उत्तर गोल शब्द लिखा हुआ है ऊपर, उत्तरायण और उत्तर गोल। ये पृष्ठ संख्या है 59 पे जो आज दिखा रहे थे, अभी जो हमारा चल रहा है शुचि मास, उसमें जो ऊपर के बड़े अक्षरों में लिखा है तो शक संवत उत्तरायण उत्तर गोल। तो अयन और गोल इन दो बिंदुओं के ऊपर में उत्तरायण और उत्तर गोल। अगले महीने को देखिए, दक्षिणायन उत्तर गोल। तो उत्तरायण है तो उत्तर गोल में ही रहेगा, ये आवश्यक नहीं हुआ। दक्षिणायन है लेकिन उत्तर गोल लिखा हुआ है। ऐसे ही आगे देखते जाइए, दक्षिणायन उत्तर गोल, दक्षिणायन उत्तर गोल और दक्षिणायन उत्तर गोल 70, और फिर दक्षिणायन उत्तर गोल 71, 72 पृष्ठ है। 73 पृष्ठ पे देखिए, दक्षिणायन दक्षिण गोल। तो ये एक ध्यान देने की बात है और मेरे ख्याल से बताएंगे आगे इस विषय में। तो ये संबंध नहीं कि उत्तर गोल मतलब वो उत्तर की तरफ है अभी, यद्यपि दक्षिणायन आ गया लेकिन है उत्तर की तरफ ही, और उत्तरायण आ गया है लेकिन है दक्षिण में ही अभी। ये जो आप जो उसमें पहले चर्चा हुई थी कि कहाँ से, मध्य से उत्तर की तरफ है, उत्तरायण का दक्षिण है। मतलब जैसे सूर्य उत्तर को चलना शुरू हो गया, अधिकतम दक्षिण तक पहुंच गया, अब उसके बाद उसने उत्तर को चलना शुरू कर दिया, लेकिन है अभी दक्षिण में ही। फिर चलते चलते वो भूमध्य रेखा को क्रॉस करेगा, अभी उत्तर दिशा की तरफ को ही बढ़ रहा है, लेकिन अब उत्तर गोल में आ गया है। जब एकदम उत्तरी गोल में होगा, वहां से दक्षिणायन करेगा, यानी दक्षिण दिशा की तरफ वो चलना शुरू करेगा। तो जब शुरू करेगा तो उत्तर गोल में ही होगा, चलते चलते जब भूमध्य रेखा को क्रॉस कर जाएगा तो दक्षिणायन में ही होगा, यानी दक्षिण दिशा की तरफ को गति कर रहा है, लेकिन अब दक्षिण गोल में भी है। ये विषय आएगा पूरा आपके पास। विषय आएगा। और एक अभ्यास की दृष्टि से कि विभू जी जैसे ऊपर आकर के लिखते हैं ना कौन सा दिनांक है, तो वो भारतीय संख्या लिखते हैं। तो हम जो अभी लिख रहे हैं कि आज कौन सा दिनांक है हम कर रहे हैं, उसमें आप लोगों ने कौन सा लिखा है, ईस्वी लिखा है या भारतीय लिखा है? आप में से कुछ ने ईस्वी लिखा होगा। तो एक अभ्यास के लिए है कि ये वहां भी लिखते हैं और हमें भी है कि हम कि कौन सा महीना है वैदिक मास में, कौन सा वैदिक मास है, कौन सा या तो पक्ष है, कौन सी तिथि है, इत्यादि जो लिखने का है अपनी संचिकाओं में जो आप लिखते हैं आज शिविर की जो है उसमें, उसको भी लिखने के लिए आप थोड़ा अभ्यास डालेंगे। जो नहीं लिख रहे हैं तो उस तरह अभी से। पिछले महीने संभवतः बात है, उज्जैन में भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय की तरफ से एक आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे भारत से आचार्य दार्शनिक लोकेश जी को भी बुलाया गया था। जो 30-35 ज्योतिषी बुलाए थे उनमें आचार्य जी भी थे। वहां पर भारत सरकार का सिर्फ एक ही उद्देश्य था
कि ये जो दिनांक पद्धति है जो हम लिख रहे हैं 27 गते शुचि मास, इसको व्यवहार में लाया जाए। वहाँ कुछ हमें ऐसे लोगों से परिचय प्राप्त हुआ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने चेक काटा, चेक में उन्होंने डेट लिख दी 27 गते शुचि मास। बैंक वालों ने मना कर दिया, जी हम चेक कैश नहीं करेंगे। वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट से जीत के आ गए, बैंक वालों को चेक कैश करना पड़ा। ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। इस दिनांक के प्रयोग से न तो कोई आपको मना कर सकता है और न इस पर किसी का विरोध हो सकता है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर में और आर्ष पत्रकम में ये जो 27 गते शुचि मास हम लिख रहे हैं, इसमें साम्य है। अंतर सिर्फ आता है जो शुचि मास है उसको हम हिंदी में कौन सा महीना बोल रहे हैं चांद्र मासों में, और भारत सरकार का कैलेंडर उसको हिंदी में कौन सा मास बोलता है, वो अलग विषय है। लेकिन 27 गते शुचि मास है आज, इस विषय में भारत सरकार के राष्ट्रीय कैलेंडर में और हमारे कैलेंडर में कोई अंतर नहीं है। तो इस दिनांकन के व्यवहार को अपने व्यवहार में लाना बहुत अच्छी बात है। मैं आपको उसमें, मेरे पास व्हाट्सएप में है, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने अपने व्यक्तिगत पत्रों में 17 आषाढ़ 1944 तदनुसार 16 फरवरी या मार्च ऐसी डेट लिखनी शुरू कर दी है। मेरे पास व्हाट्सएप में ऐसे मैसेजेस हैं। वो अपने पत्रों में भारत के राष्ट्रीय दिनांक का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ ग्रेगोरियन डेट भी लिखते हैं। और भारत सरकार ये अपेक्षा करती है हम सबसे कि हम भी अपने व्यवहार में इस दिनांकन व्यवस्था को लाएं। तो इसका अभ्यास कीजिए। इसके अगर आप चाहेंगे तो मेरे पास इसका ऐप भी है जो आपको किसी भी डेट में ये चीज़ बता देता है कि वैदिक डेट कौन सी होगी। 17 जून है आज, तो 27 गते शुचि मास है। जैसे ही कल 18, वो आपके स्क्रीन में ही दिखाई देता है। अब यहाँ से दिखाई नहीं देगा, लेकिन मेरे फ़ोन में जैसे ही छोटा सा एक विजेट है, वो अंग्रेजी डेट और वैदिक डेट दोनों दिखाता है। तो ये एक ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा। और आप जो है, लेकिन इसको व्यवहार में लाएं तो अच्छा रहेगा आप सबके लिए। शिविर में तो हम व्यवहार में लाएंगे, प्रयास करेंगे जरूर। अच्छा, मेरे भी 2 प्रश्न हैं इसमें। तो कई प्रश्न मैं अभी 2 रखता हूँ कि हमने वैदिक रीति से ये कहा कि मधु और माधव ये वसंत ऋतु हैं, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध के लिए है और दक्षिणी गोलार्ध में उस समय में वसंत ऋतु नहीं है, वहाँ पर अपने शरद ऋतु है। लेकिन वेद तो पूरी पृथ्वी के लिए, मानव मात्र के लिए है। तो जब मधुश्य माधवश्य वासंतिका ऋतु कहा, इसी तरह सब पे ये लागू होगा, वो पूरी पृथ्वी पर लागू नहीं हो रहा है। तो उसमें हमारे लिए ये एक बड़ा आक्षेप आता है। इसका मतलब है कि वेद केवल उत्तरी गोलार्ध वालों के लिए लिखे गए हैं या क्या है, वो पूरे भारत के लिए नहीं है। तो या तो हम जब दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु आए तब वहाँ मधु और माधव बोलें। मधु माधव का व्यवहार यदि हम पूरी पृथ्वी के लिए करते हैं, जैसे आज जनवरी फरवरी पूरी पृथ्वी के लिए होता है, तो वेद की वो बात वसंत ऋतु के साथ में मधु माधव जुड़ते नहीं है दक्षिणी गोलार्ध में। इसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। वैसे तो विषय ये बहुत ही गहरा है और हमारे लिए भी अभी विचार का ही विषय है। लेकिन क्या है कि ऋतु और मौसम ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। और मास, ऋतु और मौसम। मौसम तो अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, लेकिन यहीं जहाँ से मैं आया हूँ गंगोत्री के पास, वहाँ अभी पिछले दिनों बर्फ पड़ गई थी। केदारनाथ में भी, गंगोत्री में भी, गौमुख में बर्फ पड़ गई थी। लेकिन ग्रीष्म ऋतु है, लेकिन वहाँ बर्फ भी पड़ रही है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इस समय जो है अच्छी खासी बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है। ऐसा नहीं कि छुटपुट बारिश हुई हो। पिछले 1-1.5 महीने से सारे अप्रैल और मई भर पिथौरागढ़ और चमोली और उत्तरकाशी के पहाड़ों में बरसात होती रही। लेकिन ऋतु तो ग्रीष्म ऋतु है। ऋतु इस क्रांति वृत्त का एक नियमित हिस्सा है। ऋतु एक चक्र है, एक सच है, ये होता ही होता है। उस ऋतु में मौसम सामान्यतया उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म का ही मौसम होता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इसका विपर्यय है। ऐसा विपर्यय सिर्फ इसमें ही नहीं, ज्योतिष की सभी गणनाओं में मान्य भी है।
जैसे अक्षांश हम देखते हैं तो जो अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में है ठीक उसका विपर्य है, यानी उसको माइनस का चिन्ह लगा करके दक्षिणी गोलार्ध में यूज करते हैं तो गणनाएं सही आती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मौसम से अगर हम इसको कोरिलेट ना करें, जैसे मान लीजिए वर्षा ऋतु में अगर उत्तरी गोलार्ध में ही है लेकिन वर्षा ऋतु चल रही है और पूरे वर्ष भर वर्षा नहीं हुई, या उस वर्षा ऋतु में वर्षा हुई ही नहीं, एक भी दिन नहीं हुई, तो क्या हम ये कहेंगे कि वर्षा ऋतु नहीं हुई? तब तो हम ये कहते हैं ना कि वर्षा ऋतु तो थी लेकिन वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया। तो ऋतु और मौसम, इन दो चीजों को थोड़ा सा अलग अलग समझने की भी जरूरत है। ऋतुओं का मौसम से सामान्यतया हो सकता है, लेकिन सार्वदेशिक रूप से या सार्वकालिक रूप से होता हो ऐसा नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में हमेशा गर्मी ही होगी और इतनी ही गर्मी होगी, ये अन्य कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे पाठ्यक्रम आगे चलेगा तो पता चलेगा, एक मिलेनकोविच साइकिल होती है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है ये हमेशा स्थिर नहीं रहती, घटती बढ़ती रहती है। तो इन सारी चीजों का एक कंबाइंड जो असर पड़ता है वो मौसम के रूप में हमें दिखता है। आजकल दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ज्यादा गर्म होता है और सर्दियां ज्यादा ठंडी होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां उतनी गर्म नहीं होती, सर्दियां उतनी ठंडी नहीं होती, क्योंकि आजकल उत्तरी गोलार्ध में जब शरद या शिशिर ऋतु होती है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। यानी उत्तरी गोलार्ध में तो सर्दियां हैं लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होने से सर्दी उतनी ज्यादा सर्द नहीं है। यही स्थिति ऐसी भी हो सकती थी कि उत्तरी गोलार्ध में शिशिर ऋतु है लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी भी अधिकतम है, तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां और ज्यादा सर्द होती। तो मौसम की स्थितियां थोड़ा कई सारी चीजों पर निर्भर करती हैं, लेकिन ऋतु जो है एक नियमित चक्र है, उस चक्र का एक हिस्सा है, वो अपने क्रम से ही आता है। अब इसको लेना कैसे चाहिए, देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी हम अभी जून में यहाँ ग्रीष्म ऋतु मना रहे हैं, उनके यहाँ भी जून है लेकिन वहाँ सर्दियाँ हैं। यहाँ 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, वहाँ भी 25 ही दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। त्योहार में तो फर्क, त्योहार के मनाए जाने के तरीके में लोकाचार में हो सकता है, वहाँ पे डिफरेंस है। तो वो चीज़ तो हमारे यहाँ भी हो सकती है, इस व्यवस्था में भी हो सकती है। पर हाँ, ये प्रश्न जरूर है, ये मेरे पास 2-3 जगह से भी प्रश्न और भी आया है। एक ऑस्ट्रेलिया के ही सज्जन है, उन्होंने ये प्रश्न रखा था। तो इससे वेद के सार्वभौमिकता पर कैसे वो रखा जाएगा, वो हमारे लिए भी विचारणीय ही है अभी विषय। इस पर हमारा अपना कोई निष्कर्ष नहीं बन पाया है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है ऋतु और मौसम ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा हमको। जी, मैं थोड़ा सा इसमें कहूँ, क्योंकि ऋतु और मौसम तो केवल संस्कृत और दूसरी भाषा का शब्द का भेद है, पर आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये ऋतु का नाम और ऋतु के लक्षण, ऋतु नाम और ऋतु के लक्षण। तो चूंकि जैसा शत्रुंजय जी ने कहा कि भाई ऋतु है उसके अनुसार खान पान है, तो लक्षणों के अनुसार ही खान पान होता है। और आयुर्वेद के अंदर ये वर्णन आता है कि अगर ऋतु तो है लेकिन ऋतु के लक्षण नहीं है तो कौन सा खान पान करेंगे। जो अस्वाभाविक ऋतु होती हैं तो वहाँ उन्होंने यही कहा कि जिस ऋतु के लक्षण होते हैं उसके अनुसार खान पान करें। भले ही वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं हो रही है और गर्मी पड़ रही है, तो अब कौन सी ऋतुचर्या करेंगे। ऋतु तो वर्षा है नाम से, लेकिन लक्षण है ग्रीष्म के, तो वहाँ जो लक्षण है उसके अनुसार खान पान की बात कही है। तो ये विषय वहाँ पर आया, लेकिन ये ऋतु में ही आता है, कोई मौसम अलग से बात नहीं है, ऋतु और उसके अंदर जो आता है उसके। दूसरा कि यदि हम आधुनिक दृष्टि से कि भाई अलग महीने तो पूरे विश्व में एक ही हैं लेकिन मौसम अलग अलग हैं, ऋतुएं अलग अलग हैं, अगर हम इस बात को मानते हैं और उससे यहाँ समाधान करते हैं, यहाँ तो हम मास को और ऋतुओं को मिला करके चल रहे हैं और ये आप लोगों का आधार भी है, आप उसको अलग अलग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वेद में ये दोनों नाम एक ऋतु विशेष से जोड़े गए हैं। अगर हम अलग अलग करते हैं फिर तो प्रश्न ही नहीं उठेगा, फिर तो बहुत सारी बातें हैं जो हम इसी आधार पर सिद्ध करते हैं कि ये महीना है और ये ऋतु है, यही होनी चाहिए। और ये महीना है अभी क्यों है, एक महीने का जो अंतर है हम लक्षण के आधार पर भिन्न कर सकते हैं। तो आप तो उसको मिला करके ही चलते हैं, मैंने जैसा सुना करा है।
तो यहाँ हम उनको अलग नहीं कर पाएंगे, और वेद में भी दोनों को जोड़ करके है, तो जोड़ के देखते हुए हमें कोई समाधान ढूंढना होगा। देखिए, ऋतुओं का ना सिर्फ एक मौसमी आधार भी नहीं है, ऋतुओं का एक गणितीय आधार भी है। ऋतुएं जो बनती हैं, आप मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए कि जो अधिकतम दिनमान है और न्यूनतम दिनमान है, इनके बीच का जो अंतर है, इसको 6 भागों में विभाजित कर रखा है, और उस हिसाब से ऋतुओं का निर्धारण होता है। और वो उसी हिसाब में आता है कि वसंत संपात के समय में दिन और रात बराबर होने से वसंत ऋतु का मौसम यहाँ बन जाता है, मतलब वसंत ऋतु बन जाती है। तो ऋतुओं और मौसम का मैं सिर्फ शाब्दिक अर्थ में नहीं कह रहा हूँ। ऋतु का मतलब सीजन नहीं, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, ऋत जो चीज है कि जो चीज चलायमान है, जो नियमबद्ध है, वो है। तो उस अर्थ में है ऋतु का मतलब, जो हमारा संवत्सर है वो नियमबद्ध है, उसका एक निश्चित साइकिल है। उस साइकिल के डिफरेंट स्थितियों में मौसम की अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं, सामान्यतया ऐसी बनती हैं, और वैसे अलग अलग बनेंगी। तो ऐसे अगर हम अलग अलग करने लगेंगे तो जो मधुमास है वो उत्तरी गोलार्ध के लिए किसी और दिन समय में होगा और दक्षिणी गोलार्ध के लिए किसी और समय में होगा। हाँ। तो जो कैलेंडर की एक रूपता है वो कभी नहीं आ पाएगी। अच्छा, एक चीज और भी है इसमें, ये जितनी भी भिन्नताएं हैं और इनके अलावा और भी जितनी भिन्नताएं हैं, देखिए प्रकृति में कोई भी चीज शुद्ध गुणकों में नहीं है। मतलब दशमलव के, मतलब ऐसा आप कहें कि वर्ष जो है 365 दिन का ही होगा, ऐसा नहीं है। वो 365.2422 ऐसे दशमलव के अंकों में होगा, पूर्ण गुणकांकों में कोई भी संख्या नहीं है। मतलब एक साइकिल और दूसरी साइकिल के बीच में कंप्लीट संबंध नहीं है, उनके दशमलव के अंकों में अंतर रहता है। तो कैलेंडर एक चीज है जिसे हमें व्यवहारिक बनाना आवश्यक है। तो ये जो दशमलव के अंकों का जो अंतर बचता है, इसका समायोजन की व्यवस्थाएं हैं, चाहे आप उसे अधिमास के रूप में देख लें, चाहे क्षय तिथि के रूप में देख लें, ये सब उस समायोजन की ही व्यवस्थाएं हैं। बट कैलेंडर को व्यवहारिक होना आवश्यक है। संक्रांति 14:44 पर हो रही है, लेकिन महीने का आरंभ जो है वो 14:44 पे नहीं हो सकता। महीने का आरंभ तो सूर्योदय से ही होगा ना। तो कुछ ना कुछ नियम बनाने होंगे, तो वो पंचांग में वही नियम है जिससे कैलेंडर में यूनिफॉर्मिटी आए। मतलब पंचांग एक अलग विषय है, ऋतुचर्या में पंचांग सहायक हो सकता है, बाकी ऋतुचर्या के लिए लक्षण भी देखे जा सकते हैं। बट कैलेंडर तो सिविल पर्पस है, उसकी एक नागरिक आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज कह रहा हूं कि 1 तारीख है और किसी दूसरे देश में वो कह रहे हैं कि नहीं जी दूसरे महीने की दूसरी तारीख है। नहीं तो पूरे विश्व में यूनिवर्सल टाइम की और एक कैलेंडर की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? ये इसीलिए है ताकि जब एक छोटे छोटे देश थे तो ऐसा चल जाता था। अब पूरा विश्व ग्लोबलाइजेशन के दौर पर है, ऐसा नहीं चल सकता कि भारत में कुछ और समय हो और किसी और देश में कोई और समय हो। सबको कहीं ना कहीं समय में एक रूपता लानी ही पड़ेगी। तो जो सिविल कैलेंडर की जो उपयोगिता है वो तभी आ सकती है जब एक ही कैलेंडर हो। तो कुछ विसंगतियों को आपको समायोजित करना पड़ेगा और कुछ विसंगतियों को तात्कालिक रूप से छोड़ना भी पड़ेगा। तो उस पक्ष में तो ये आएगा कि मधु माधव मास तो पूरे विश्व में एक ही होंगे, लेकिन ऋतुएं अलग अलग होंगी। ऋतुएं अलग अलग, उस तरह से कुछ करना पड़ेगा। मौसम अलग अलग कह सकते हैं हम जी। तो समय हो गया है, पर्याप्त है, और इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। और जो प्रश्न बचे हैं आगे हम देखेंगे, और बहुत सारे प्रश्न तो स्वतः ही हमारे समाधान हो जाएंगे, आगे की चर्चा चलेगी। तो ठीक है, ये अच्छा रहा हमारा सत्र। तो अब रात्रिकालीन मंत्र पाठ करेंगे। ओ, केवल मंत्र पाठ कर लीजिए। हाँ, बोलिए। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैते दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु
यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ञोतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः सामयजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुषारथिरश्वानि वयन्मनुष्यान्नेनीयते भीषुभिर्वाजिन इवा हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु अग्ने त्वं सुजागृहे वयं सुमन्धिसीमहि रक्षाणो अप्रयुच्छन् प्रबुधेनः पुनस्कृधे ॐ शान्तिः 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 सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते सर। कुछ सूचना है कि आप में से पुरुष वर्ग में ब्रह्मचारी लोग भी विलंब से आ रहे हैं। आप लोगों को प्रयास करना है 10-15 मिनट पहले यहाँ आके बैठ जाएं, अपना पाठ देख लें,